हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म तक पढ़ लिया था, यानी कि हमको फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म से इस वीडियो में पढ़ना है। थोड़ा गवर्नमेंट सिस्टम इंडिया में कैसा है उसके बारे में पढ़ा था, चैप्टर का ओवरव्यू हमने लिया था। तो इस वीडियो में बेसिकली की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला फीचर ये है, देयर आर 2 और मोर लेवल्स और टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट होंगी, या हमको उनको टायर्स भी कह सकते हैं। बट यस, 2 या 2 से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट होगी एक फेडरल कंट्री में। ठीक है, अगर कोई कंट्री फेडरल कहला रही है, यानी कि अगर हम किसी भी कंट्री को फेडरल कह रहे हैं तो उसमें 2 या 2 से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट होगी। सेकेंड है, डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स बट ईच टायर हैज़ इट्स ओन जुरिस्डिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सो इस पॉइंट में क्या है कि हर टायर ऑफ गवर्नमेंट जो है रूल तो सेम सिटीज़न पर करती है, यानी कि सिटीज़न वही होंगे, उन पर रूल अलग अलग टायर ऑफ गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन हर टायर ऑफ गवर्नमेंट के पास अपना एक जुरिस्डिक्शन होता है। इसका मतलब जुरिस्डिक्शन का मीनिंग ये होता है कि ऐसा एरिया जो कि एक लीगल अथॉरिटी रूल कर रही हो, यानी कि एरिया अंडर लीगल अथॉरिटी। तो हर टायर ऑफ गवर्नमेंट के पास अपना एक जुरिस्डिक्शन होता है इन स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन, यानी कि इन सब चीज़ों को देख करके बेसिकली हर टायर ऑफ गवर्नमेंट के पास अपना एक जुरिस्डिक्शन होता है। थर्ड पॉइंट है, द जुरिस्डिक्शंस ऑफ द रिस्पेक्टिव levels or tiers of government are specified in the constitution, so the existence and authority of each tier of government is constitutionally guaranteed, यानी कि द जुरिस्डिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल, यानी कि हर लेवल या फिर हर टायर ऑफ गवर्नमेंट का जो जुरिस्डिक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई किया, यानी कि इस टायर ऑफ गवर्नमेंट का ये जुरिस्डिक्शन है और इस लेवल ऑफ गवर्नमेंट का ये जुरिस्डिक्शन है। लेवल और टायर एक की बात हो गई। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि सो द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टायर, यानी कि हर एक टायर ऑफ गवर्नमेंट का एग्जिस्टेंस जो है इस कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड, यानी कि जितने भी लेवल या जितने भी टायर ऑफ गवर्नमेंट है उनका एग्जिस्टेंस होना, यानी कि उनकी अथॉरिटी होना कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी मतलब बेसिकली उनको परमिट दे रखा है, यानी कि इतने लेवल ऑफ गवर्नमेंट होंगी, उनकी ये अथॉरिटी होंगी, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड है कि हाँ ये लेवल ऑफ गवर्नमेंट या ये टायर ऑफ गवर्नमेंट है और ये इनकी अथॉरिटी है। अब फोर्थ पॉइंट क्या है, द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि कोई एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट कोई भी फंडामेंटल प्रोविजन नहीं, कोई भी फंडामेंटल राइट या कोई भी फंडामेंटल रिलेटेड चीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है उसको सिंगल यानी कि अकेली चेंज नहीं कर सकती है। सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, अगर ऐसा कोई चेंज होगा तो दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट का कंसेंट होगा, यानी कि दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट की बेसिकली कंसेंट होगा, इन द सेंस कि दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट मान जाने चाहिए कि हाँ चलो ये चेंज हो सकता है, तभी वो चेंज होगा। लेकिन एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के कहने से वो चेंज नहीं होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। Fifth point is, courts have the power to interpret the constitution and the power of different levels of government. कोर्ट के पास ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज कर सकती है, ठीक है, और डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की पावर, यानी कि जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है उनकी पावर में कुछ चेंज कर सकती है। इंटरप्रेट यानी कि चेंज करना, कुछ छेड़छाड़ कर देना, इन द सेंस कि चेंज करना ही होता है। ठीक है, अब हाईएस्ट कोर्ट एक्ट्स एज एन एम्पायर इन डिस्प्यूट्स अराइज बिटवीन, यानी कि जो हाईएस्ट कोर्ट होता है वो एक एम्पायर का काम करता है, यानी कि अगर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में
उनकी पावर को रिलेटेड, यानी कि उनको जो रिस्पेक्टिव पावर दिया उससे रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए, अगर उससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो जाए तो जो हाईएस्ट कोर्ट है वो एम्पायर की तरह काम करता है। मतलब वो ये बताएगा कि इसकी बात ठीक है या इसकी बात ठीक है, यानी कि वो डिसीजन लेता है। ठीक है। 6 point is sources of revenue for each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy. तो हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट का जो सोर्स है, यानी कि जहाँ से उनको रेवेन्यू मिल रहा है, उसका जो सोर्स है वो क्लियरली स्पेसिफाइड कर दिया है। क्योंकि टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का बेसिकली मतलब ये होता है कि ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई पावर जिससे आपको अपने ऊपर डिसीज़न लेने का राइट मिल जाए, या फिर जो बेसिकली हमारे खुद के डिसीज़न होते हैं ना, उसको ऑटोनॉमी कहा जाता है। ठीक है। 7th point is the federal system thus has dual objective, यानी कि फेडरल सिस्टम के दो ऑब्जेक्टिव है। टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, यानी कि कंट्री की यूनिटी को बचा के रखना और प्रमोट करना, वाइल एट द सेम टाइम एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, और रीजनल डाइवर्सिटी को कम करना। ठीक है, सॉरी, रीजनल डाइवर्सिटी को बढ़ावा देना। Therefore, two aspects are crucial for the institutions and practice of federalism. तो ये जो दो एस्पेक्ट्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर कहीं पर फेडरलिज्म हो रहा है। तो क्या क्या है? यूनिटी ऑफ द कंट्री को बचा के रखना और प्रमोट करना, और रीजनल डाइवर्सिटी को भी प्रमोट करना, यानी कि रीजनल डाइवर्सिटी का भी बढ़ावा देना, यानी कि उसका भी साथ देना। गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग, यानी कि अलग अलग लेवल पे जो गवर्नमेंट है वो पावर शेयरिंग के कुछ रूल्स को एग्री करे, यानी कि उनको एग्री करना है। दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट दैट ईच वुड अबाइड बाय इट्स पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट, यानी कि उनको ये ट्रस्ट होना चाहिए, उनको ये विश्वास होना चाहिए कि हर एक जो रूल है पावर शेयरिंग का बाय इट्स पार्ट ऑफ द, यानी कि उन्हीं के एग्रीमेंट के पार्ट से लिया गया है। ठीक है। एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज़ बोथ एस्पेक्ट, यानी कि अगर कोई आइडियल फेडरल सिस्टम है तो उसमें बोथ एस्पेक्ट होंगे, यानी कि ट्रस्ट होना चाहिए सबसे पहले तो, और एग्रीमेंट होना चाहिए एक साथ रहने का, एक साथ जीने का। अब सेंट्रल और स्टेट में एग्जैक्ट बैलेंस होना पावर का वो वेरी करता है एक फेडरेशन से दूसरे तक। ठीक है। ये जो बैलेंस है ये मेनली किस पर डिपेंड होता है? हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट पर डिपेंड होता है जिसमें कि फेडरेशन बना होता है। तो ये जो बैलेंस है अगर ये हमको बनाना है तो ये हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट पर डिपेंड होता है जहाँ से फेडरलिज्म बनी थी। तो दो काइंड के रूट, यानी कि दो तरह के रूट हैं जहाँ से फेडरेशन को फॉर्म किया जा सकता है, यानी कि दो तरह के ऐसे रूट है जिससे आप फेडरेशन को बना सकते हैं। फर्स्ट रूट में क्या है? फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट सो दैट बाय पूलिंग सोवर्जिनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। यानी कि सबसे पहला तरीका ये है कि जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं वो एक साथ आ जाए और एक बड़ी यूनिट बना ले, ताकि सो दैट बाय पूलिंग सोवर्जिनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज। इससे क्या होगा कि उनकी जो सिक्योरिटी है वो बढ़ जाएगी। सबसे पहला रूट क्या होता है फेडरेशन का कि अगर इंडिपेंडेंट स्टेट्स मिल जाए और एक बड़ी यूनिट बना ले तो उनकी आइडेंटिटी बची रहेगी, उनकी सिक्योरिटी बची रहेगी। दिस टाइप ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन, यानी कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन जो है ये कहाँ पर है? यूएसए, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन की हमको यहाँ से डेफिनेशन मिल गई। क्या हुई? व्हेन, स्टार्टिंग में हम व्हेन लिखेंगे, यहाँ पे तो आपको वैसे एक्सप्लेन किया है। ठीक है। When independent states come together on their own to form a bigger unit so that by pooling sovereignty and retaining identity they can increase their security, this is called coming together federation। ठीक है।
तो यहाँ से आपकी कमिंग टुगेदर की फेडरेशन हो गई, यानी कि जहाँ इंडिपेंडेंट यूनिट्स मिल जाती है एक बड़ी यूनिट बनाने के लिए, इंडिपेंडेंट स्टेट्स मिल जाते हैं बड़ी यूनिट बनाने के लिए, क्यों? ताकि उनकी आइडेंटिटी बची रहे और वो अपनी सिक्योरिटी को इंक्रीज कर सके। ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन होती है और ये यूएसए, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया में होती है। तो एग्जाम्पल तो एटलीस्ट हमको एक दो याद करके रखने, एक तो ऑफ कोर्स याद होना चाहिए। तो इस फर्स्ट कैटेगरी यानी कि फेडरेशन के जो फर्स्ट कैटेगरी है, ऑल द कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स यूजुअली हैव इक्वल पावर, यानी कि जितने भी स्टेट हैं उनके पास इक्वल पावर होती है एंड आर स्ट्रॉन्ग द फेडरल गवर्नमेंट, और यानी कि स्ट्रॉन्ग फेडरल गवर्नमेंट बेसिकली स्ट्रॉन्ग हुई, ठीक है। यहाँ की अगर यहाँ पे स्टेट्स के पास इक्वल पावर है, यानी कि इस कंस्टिट्यूएंट स्टेट के पास इक्वल पावर है, जितने भी स्टेट इस कैटेगरी में आ रहे हैं, तो उनकी जो फेडरल गवर्नमेंट है वो बहुत स्ट्रांग हुई, ठीक है। सेकेंड रूट क्या है कि एक लार्ज कंट्री डिसाइड करे कि वो अपनी पावर को कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स के साथ डिवाइड कर ले और नेशनल गवर्नमेंट के साथ। सेकेंड रूट ये हो सकता है कि जहाँ एक लार्ज कंट्री ये डिसाइड करे कि वो अपनी पावर को कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स और नेशनल गवर्नमेंट के साथ डिवाइड कर ले, तो ये सेकेंड रूट हो गया फेडरेशन का। जैसे कि इंडिया, स्पेन और बेल्जियम, यानी कि इंडिया, स्पेन और बेल्जियम में दिस टाइप ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या हो गया? जहाँ पर लार्ज कंट्री ये डिसाइड करे, वेयर, यहाँ से होल्डिंग टुगेदर की डेफिनेशन आ गई, वेयर अ लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट, दिस इज कॉल्ड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होती है और ये कहाँ, कौन सी कंट्रीज में मिलती है हमको? इंडिया, स्पेन और बेल्जियम। इस सेकेंड कैटेगरी में सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर है, मतलब कि इस सेकेंड कैटेगरी में सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा ज़्यादा पावरफुल होना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट से। वेरी ऑफन डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द फेडरलिज्म हैव एन इक्वल पावर, यानी कि अलग अलग डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट यूनिट है, यानी कि अलग अलग जो यूनिट है फेडरेशन की, उनके पास अनइक्वल पावर तो होती है। यानी कि अगर राजा है और उसके मंत्री अगर काम करे या फिर उसने कुछ रूलर बेसिकली अलग अलग एरिया में अपने भेज रखे हैं, तो बेसिकली पावर तो ज़्यादा राजा के पास हुई ना, भले ही उसने अपनी पावर को डिवाइड कर दिया उनमें, ठीक है। सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर, और कुछ यूनिट को स्पेशल पावर भी दी गई है। अब व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, ये वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो से डिस्कस करेंगे। टिल देन, गुड बाय।